गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज टॉपर्स पे। ठीक है, तो दोस्तों साइंस की पिछली क्लास में अपन है वो ग्रैंडुलर सिस्टम या ग्रंथि तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहली जो क्लास हुई थी वो शाम को करते थे अपन साइंस की क्लास। आज से अपन ऐसा कर रहे हैं कि सुबह है वो साइंस की क्लास रखेंगे। एक तो देखो 11:15 बजे का टाइम फिक्स है अपना। ठीक है, 11:15 बजे आपकी डेली एक क्लास होगी होगी ज्यादातर कोशिश रहेगी कि वो आपको क्लास किसकी मिले, मैथ की क्लास हो। ठीक है, अदरवाइज कभी ऐसा होता है कि मैथ की जगह क्या आ जाए साइंस या हिस्ट्री की क्लास होगी, लेकिन 11:15 बजे डेली आपकी क्लास है वो जरूर होगी। इसके अलावा आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि 8:15 बजे भी डेली आपको सुबह एक क्लास मिल जाए, या फिर इसके बाद में आपके कमेंट के हिसाब से अपना है जो आपको टाइम सूट करता है उस टाइम के हिसाब से रख लेंगे। लेकिन मैं अभी ऐसे ही शुरू कर रहा हूं कि साइंस की क्लास सुबह और 11:15 बजे मैथ की क्लास। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो तीनों क्लासें पैरेलल चलती रहेगी, अदरवाइज क्या करेंगे, एक दिन साइंस की क्लास एक दिन हिस्ट्री की क्लास है वो अपन जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन है वो ग्रंथि तंत्र के बारे में बहुत सी बातें हैं वो पिछली क्लास में कर चुके थे। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद भी देख सकते हैं, और पहले देखना चाहिए तो पहले भी देख सकते हैं, क्योंकि इस ग्रंथि तंत्र के अंदर आज अपन जो कुछ एक ग्रंथि दो ग्रंथियां अपन ने पढ़ ली थी, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आज सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, हर एक एग्जाम के अंदर ग्रंथि तंत्र से जब भी क्वेश्चन आता है तो पीयूष ग्रंथि के आने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है मानव शरीर की, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि या सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि होती है। उसके अलावा सबसे छोटी सबसे बड़ी ये सारी ग्रंथियां अपन जान चुके थे, लेकिन फिर भी मैं आपको जब पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बता देता हूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो भी उत्तर क्या होगा, आपका आंसर पीयूष ग्रंथि होगा। और ग्रंथियों के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेक्टोक्राइन। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि है, ये है इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये क्या स्रावित करती है, हार्मोन निकालती है, हार्मोन का स्राव करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो भी पीयूष ग्रंथि, और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो भी आप आंसर क्या लगाओगे, पीयूष ग्रंथि ही लगाओगे। अब देखिए ये पीयूष ग्रंथि होती कहां पे है, तो ये ह्यूमन ब्रेन में स्थित होती है। कहां स्थित होती है भाई, ब्रेन के अंदर स्थित होती है। और ब्रेन के अंदर एक हड्डी होती है, कौन सी, सफेनोइड। सफेनोइड हड्डी जो होती है उसके अंदर एक गड्ढा होता है, सेल टर्सिका के नाम से जाना जाता है, सेल टर्सिका के नाम से जाना जाता है। सफेनोइड हड्डी में एक गड्ढा जिसके अंदर ये अपनी पीयूष ग्रंथि है वो पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि है और इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। आ रही बात सुनिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसका वजन कितना है, 0.6 ग्राम है, पीयूष ग्रंथि है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि इसके जब हार्मोन आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन से यही स्रावित करती है। एक एक करके इसके हार्मोन के बारे में चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले मैं हार्मोन लेता हूं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहला हार्मोन मैं लेता हूं GSH, गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्साइट करना या उत्तेजित करना। गोनेड्स का मतलब होता है जो लिंग कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गोनेड्स कहा जाता है। यानी ये जो हार्मोन निकलता है GSH, ये क्या करता है, लिंग कोशिकाओं को सही रूप से कार्य करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। अब देखिए ये जो गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या GSH है ना, ये अपने आप में कोई हार्मोन नहीं है, ये दो हार्मोनों के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है। दो हार्मोन होते हैं FSH और LH। ठीक है, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का बनता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का बनता है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन को ही सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। अब देखिए कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितने डीप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। FSH का मेल में अलग काम होता है, पुरुषों में अलग काम होता है, महिलाओं में अलग काम होता है। LH यानी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका भी मेल और फीमेल में अलग अलग काम होता है। यानी इतना डिटेल से इनका जो वर्क है वो नहीं पूछा जाता है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो लिंग कोशिकाएं, सेक्स सेल्स जो है उनको स्टिमुलेट करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, GSH करता है, या फिर इसी के पार्ट होते हैं FSH या LH। तो ध्यान रखना,
एग्जाम के अंदर सीधा ऐसे भी पूछ सकता है जीएसएच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आंसर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा जीएसएच नाम नहीं देके आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो किससे स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अब इसमें थोड़ा सा जब ये पढ़ रहे हैं तो एक दो चीजें और ध्यान रखना आप। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन किन में पाया जाता है, तो आप भली प्रकार से जानते होंगे, मेल्स के अंदर पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, आदमियों में यानी पुरुषों में, पुरुष वर्ग में, मेल वर्ग में क्या करना, जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जिनको बोलते हैं, जैसे चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, और आवाज का भारी होना, लड़कों का जो द्वितीयक गुण होता है, द्वितीयक लैंगिक गुण होता है, वो किस हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की। यानी पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किस हार्मोन के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। और ऐसे ही महिलाओं की अगर बात की जाए तो वो किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नाम आपने सुना होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कैसा हार्मोन है, मादा हार्मोन है, महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है। ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन तीनों हार्मोन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब जीएसएच मैंने आपको बताया तो इसके साथ मुझे लगा कि ये जरूरी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बताया। जीएसएच के बाद दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं अपन, पीएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन या पीएच हार्मोन किन में पाया जाता है, ओनली इन फीमेल्स, ठीक है, ओनली इन फीमेल्स, सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है पीएच या प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या करता है, जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं, उनको क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन, दुग्ध निर्माण के लिए क्या करता है, एक्साइट करता है, ठीक है। और सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, और कब पाया जाता है, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। प्रसव के बाद केवल महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो किसके द्वारा स्रावित होता है, या कौन सी ग्रंथि इसके लिए उत्तरदायी होती है, तो ये होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। और उसके बाद जो तीसरा हार्मोन मैं बताने जा रहा हूं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, ओएच, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या ओएच हार्मोन जो होता है ना, ये ध्यान रखना, ये क्या काम करता है, इसे बोला जाता, ये क्या करेगा, पीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने क्या किया, मिल्क का फॉर्मेशन किया, दुग्ध का क्या किया, निर्माण किया। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो मिल्क फॉर्म हो चुका है, जिसका निर्माण हो चुका है, उसको बॉडी से बाहर सेक्रेट करने के लिए, सेक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा, स्रावित करने के लिए। यानी जो फॉर्म्ड मिल्क है, जो दुग्ध ग्रंथियों ने जिससे दुग्ध का निर्माण कर लिया है, उसे बॉडी से बाहर स्रावित करने के लिए जो एक्साइट करेगा सेल्स को, कोशिकाओं को, वो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसके अलावा इसके बारे में जो दूसरी अलग बात आप ध्यान रखेंगे वो ये, क्या इसे बोला जाता है बर्थ हार्मोन, क्या बोला जाता है, बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन इसे इसलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी टाइम होता है, उस टाइम प्रसव पीड़ा या लेबर पेन, प्रसव पीड़ा या लेबर पेन शुरू करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जब जो बेबी होता है, जो नवजात होता है, जिसने जब तक जन्म नहीं लिया है, वो कहाँ रहता है, आप जानते हैं, यूटेरस के अंदर रहता है, ठीक है, गर्भाशय के अंदर होता है। तो डिलीवरी के टाइम क्या होता है, गर्भाशय के ऊपर ऑक्सीटोसिन हार्मोन दबाव डालता है, जिससे है वो डिलीवरी हो सके। तो इस हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। या पूछा जाए लेबर पेन क्रिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो आप कौन सा हार्मोन करोगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहां से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि है वो इसको सेक्रेट करवाने का कार्य करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। इसके अलावा आपने अगर
ग्रामीण बैकग्राउंड से है तो आपने देखा होगा कि जो दुधारू पशु होते हैं, जैसे गाय और भैंस की मैं बात करता हूं, ठीक है, इन पशुओं को क्या है, जब ये दूध नहीं देते हैं तो इनको एक इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, घर पे लाके इंजेक्शन का बॉक्स है वो रख लेते हैं, और गाय भैंस जब भी दूध नहीं दे रही होती है तो उसको क्या करते हैं, ये इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि उसके अंदर जिस मिल्क का फॉर्मेशन हो चुका है उस मिल्क को क्या किया जाए, उसकी कोशिकाओं को एक्साइट किया जाए कि जो फॉर्म्ड मिल्क है वो अपने अंदर न रख पाए, और उसको क्या करना पड़े, सेक्रेट करना पड़े। यानी गाय भैंसों से जबरदस्ती दूध निकालने के लिए किस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। हालांकि ये खतरनाक है, ठीक है, इसके ऊपर रोक भी है, लेकिन ऐसा लोग करते हैं, तो ध्यान रखना ये इंजेक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ही होता है। 3 चीजें मैंने बताई, एक तो क्या करता है, बर्थ हार्मोन इसे कहा जाता है, लेबर पेन क्रिएट करने का कार्य करता है, दुधारू पशुओं को दूध निकालने के लिए जो दिया जाने वाला इंजेक्शन है वो भी कौन सा होता है, ओएच या ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन की मैं बात करता हूं, एमएसएच हार्मोन। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, तो देखिएगा, मैं बात करता हूं स्किन की। अपनी जो चमड़ी होती है ना, स्किन जो होती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, मेलेनोसाइट पाया जाता है। मेलेनोसाइट कहां पाया जाता है, अपनी स्किन के अंदर पाया जाता है। जैसे ही अपन सनलाइट में जाते हैं, कहां जाते हैं भाई, सूर्य की प्रकाश में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो सूर्य की किरणें जब इस चमड़ी के ऊपर या मेलेनोसाइट के ऊपर पड़ती है ना, तो ये मेलेनोसाइट एक हार्मोन का निर्माण करता है, वो होता है कौन सा, मेलानिन। कौन सा, मेलानिन, ठीक है। कल मैंने पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन बताया था, मेलाटोनिन था वो। अरे बात समझे, मेलाटोनिन क्या करता है, सोने जागने की स्थिति को नियंत्रित करता है, जबकि ये एमएसएच है, यानी जो स्किन से मेलेनोसाइट से जो निकल रहा है वो कौन सा है, मेलानिन है। मेलानिन हार्मोन क्या करता है, जो अपनी स्किन होगी उसके कलर को क्या करता है, प्रभावित करता है, स्किन के रंग को प्रभावित करता है, चमड़ी के रंग को प्रभावित करता है। अगर मेलानिन हार्मोन का स्राव अपने शरीर में ज्यादा होगा, कहने का मतलब जब अपन ज्यादा सनलाइट में रहेंगे तो मेलानोसाइट ज्यादा एक्साइट होगा, और ये क्या करेगा, मेलानिन का स्राव करेगा। जब मेलानिन का लेवल शरीर में ज्यादा होगा या मेलानिन हार्मोन जब शरीर में ज्यादा बनेगा, तो स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। और जितना मेलानिन कम, उतना स्किन का कलर कैसा होगा, फेयर होगा भाई। आर्य भाषा में गोरा और काला, किस पे, मेलानिन हार्मोन के कारण। क्या ऐसा ही होता है क्या, क्रिस गेल को अगर आप धूप में नहीं जाने दोगे वो गोरा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 70 से 80% ये क्या करता है, जीन के ऊपर डिपेंड करता है, अपने जीन पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे भी प्रभाव पड़ता है। मेलानिन का स्तर है वो कम या ज्यादा होना धूप पर निर्भर करता है। जैसे आपने सुना होगा नायक नायिका का वो गाना, धूप में निकला न करो, ठीक है। तो ये गाना इसी पे बना है। ध्यान रखना, मेलानिन हार्मोन क्या करता है, स्किन के कलर को कंट्रोल करता है, और इसे एमएसएच कहा जाता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्लैंड है वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है। उसके बाद 5 नंबर में बात करता हूं एडीएच हार्मोन की। एडीएच हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसका पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, देखो, एक इसका दूसरा नाम होता है, वो भी याद रखना, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन है, एडीएच नाम से भी जाना जाता है और वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए चाहे वेसोप्रेसिन हार्मोन कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। एडीएच हार्मोन कहां निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसका दूसरा नाम है क्या, वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। वाटर लॉस यानी अपने शरीर से जो पानी की क्षति होती है, पानी को जब अपन निकालते हैं, यानी यूरिन के रूप में जब अपन पानी को निकालते हैं, उसी से होता है वाटर लॉस। तो वाटर लॉस को कंट्रोल करने का कार्य बॉडी में कौन सा हार्मोन करेगा, एडीएच हार्मोन करेगा। अब मान लीजिए किसी कारण से एडीएच हार्मोन की क्या आ गई, कमी आ गई। एडीएच हार्मोन की क्या आएगी, कमी आएगी। तो शरीर है वो वाटर लॉस को कंट्रोल कर पाएगा क्या, पानी की जो क्षति हो रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो अपने अंदर क्या होगा, यूरिन का निर्माण ज्यादा होगा, और बार बार क्या होगा, यूरिनेशन होगा, बार बार आए वो अपन मूत्र का त्याग करेंगे। इस वजह से शरीर के अंदर क्या होगी, पानी की कमी आएगी। और जब शरीर में पानी की कमी आएगी तो बार बार अपने को क्या लगेगी, प्यास लगेगी। आ रही बात में, और बार बार प्यास लगती है। और एडीएच हार्मोन की कमी होने के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, ये एक प्रकार की डायबिटीज होती है।
एक प्रकार की क्या होती है, डायबिटीज होती है, और डायबिटीज का नाम होता है इंसिपिटस। देखो डायबिटीज के बारे में नॉर्मल अपन यही पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, वो डायबिटीज है वो अलग है और ये डायबिटीज अलग है। ये क्या है, वाटर का जब लॉस है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है बॉडी, यानी बार बार जब प्यास लगती है, इस प्रकार वाली डायबिटीज को क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिटस कहते हैं। तो उस डायबिटीज को क्या कहते हैं, फिर उस डायबिटीज को मेलिटस कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज दो प्रकार की होती है, डायबिटीज इंसिपिटस और डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस किसके कारण होगी, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाएगा तो वो डायबिटीज क्या कहलाती है, मेलिटस डायबिटीज कहलाती है। और ये मेलिटस डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होती है, तो ध्यान रखना इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। ठीक है, इसको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जब इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो डायबिटीज मेलिटस को पढ़ेंगे, और क्यों होता है, ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ जाता है, वो सारी चीजें अपन उसमें देखेंगे। ठीक है, अपने टॉपिक के रिलेवेंट मैं इसको एक बार नहीं बताऊंगा, बस इतना बता रहा हूं, डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक तो डायबिटीज मेलिटस और एक डायबिटीज इंसिपिटस। साधारणतः अपन है वो डायबिटीज मेलिटस से परिचित होते हैं। ये क्या होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। और क्या होगा, इस डायबिटीज का लक्षण क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसका उपचार में अगर बात करूं तो इंसुलिन में एक तत्व पाया जाता है, कौन सा, जिंक तत्व। काफी बार सीधा भी पूछ लिया जाता है, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन में जिंक तत्व पाया जाता है। तो इसके उपचार के लिए एक वृक्ष भी होता है जिसकी जो जड़ें हैं उसको काम में लिया जाता है, वो होता है डहेलिया। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन को लेने के लिए क्या करते हैं, डहेलिया वृक्ष है ना, उसकी जड़ों से भी दवाई बनाई जाती है। डहेलिया वृक्ष की जड़ों का भी सेवन किया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा जिनको मेलिटस डायबिटीज होती है। ठीक है, लेकिन ये डायबिटीज अपनी अलग है। डायबिटीज इंसिपिटस किस हार्मोन की कमी से होती है, तो एडीएच हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा नाम अगर इसका ऑप्शन में दिया हुआ हो तो कौन सा, वेसोप्रेसिन। इसकी कमी से क्या होगा, डायबिटीज है वो इंसिपिटस आ जाएगी। बॉडी के अंदर वाटर लॉस कंट्रोल नहीं होगा, बार बार क्या होगा, यूरिनेशन होगा, जिससे पानी की कमी आएगी और अपन उसकी पूर्ति करने के लिए बार बार पानी पिएंगे या बार बार अपने को प्यास लगेगी। ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन की मैं बात करता हूं। 7 नंबर आपका हार्मोन है जीआरएच, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, या इसको सीधा ही बोल दिया जाता है कई बार क्या, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ठीक, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। यह हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन का अगर कार्य पूछा जाए तो ये क्या करेगा, जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन की रेट यानी सेल डिवीजन की दर को, कोशिका विभाजन की दर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन, जीआरएच, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। यानी क्या करेगा, देखो शरीर की मैं अगर बात करता हूं, जैसे बिल्डिंग की अपन बात करते हैं, कोई भी मकान है ईंटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऐसे ही शरीर की जब सबसे छोटी इकाई की मैं बात करता हूं तो वो क्या होती है, कोशिका होती है। अब क्या होगा, ये कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में टूट जाएगी, ये दोनों आगे फिर 2 कोशिकाओं में टूट जाएगी। इस तरह से अगर कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा होगा, जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें आप ईंटें ज्यादा लगा रहे हो, बिल्डिंग उतनी बड़ी बनेगी, और जितनी कम ईंटें आप लगाएंगे बिल्डिंग उतनी छोटी बनेगी। तो यही क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है, जितना ज्यादा कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा होगा, बॉडी क्या होगी, उतनी ही विशालकाय होगी, शरीर उतना ही बड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो क्या करता है, जो जीआरएच हार्मोन है या जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, कोशिका विभाजन की ये जो दर है ना, इसको कंट्रोल करेगा। यानी इस जीआरएच की वजह से अगर कोशिका विभाजन ज्यादा हो रहा है तो बॉडी का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और अगर जीआरएच क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन को ज्यादा नहीं कर रहा है, कम कर रहा है इस दर को, तो फिर क्या होगा, बॉडी का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, यानी हाइट वगैरह है वो पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो अपनी बॉडी की जो हाइट है उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, जीआरएच। और जीआरएच हार्मोन कहां से निकलता है भाई, पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। आप देख रहे हो ना, आप 0.6 ग्राम की ग्रंथि है, सबसे छोटी जो अपने शरीर की 0.6 ग्राम की ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, उससे एक हार्मोन निकलता है, वो कंट्रोल करेगा कि आपकी हाइट 4 फुट 8 इंच होगी या 6 फुट 8 इंच होगी। अरे बात सुनिए, सबसे छोटी ग्रंथि है 0.6 ग्राम की, लेकिन ये कंट्रोल करेगी आपकी हाइट कितनी होगी, किस हार्मोन के द्वारा, जीआरएच या ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। हालांकि ये जीन पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है पूरी तरह इस जीआरएच पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्या होगा, ये पीयूष ग्रंथि भी उसको काफी हद तक कंट्रोल करती है। अब देखिए
इससे भी ज्यादा हाइट भी है तो भी वो एक बीमारी है, और अगर हाइट कम है तो वो भी एक बीमारी। अगर जीआरएच हार्मोन किसी में ज्यादा स्रावित होता है तो उसका शरीर क्या होगा, बहुत ज्यादा विशालकाय हो जाएगा। ठीक है, जब वो बस में खड़े होंगे तो उनका सिर है वो ऊपर छत से टकराएगा, ऐसे ही किसी मकान में आ रहे होंगे तो दरवाजे से टकराएगा। लेकिन साइंस की भाषा में इस रोग को बोलते हैं जियाजेंटिज्म। जियाजेंटिज्म या शरीर है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा विशालकाय हो जाता है। किसकी वजह से, जीआरएच हार्मोन ज्यादा होने की वजह से। ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन अगर ज्यादा स्रावित हो रहा है किसी व्यक्ति में तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, शरीर है वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इस रोग को कहा जाता है जियाजेंटिज्म। और एक होता है बोनापन, जिसे आप बहुत आसानी से जानते हो, समझते हो, देखा भी होगा आपने। अगर हाइट कम रह गई तो उसे बोला जाता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म या बोनापन क्या होगा, जब जीआरएच हार्मोन कम होगा और जीआरएच हार्मोन ज्यादा होगा तो विशालकाय शरीर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, जियाजेंटिज्म। यानी किसी भी चीज का बैलेंस होना हमेशा जरूरी है, जैसे आपकी नींद का और आपकी पढ़ाई का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, एक क्या होता है कि किसी की हाइट मान लो कम रहेगी या डेवलपमेंट कम हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, जीआरएच हार्मोन का सेवन बाहर से कर लेते हैं। अरे बात सुनिए, जीआरएच हार्मोन को बाहर से लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, बॉडी में नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, अपन बाहर से पूर्ति कर लेते हैं। बाहर से ले रहे हो, लेकिन अगर वो सही प्रकार से नहीं लिया गया या उसका वितरण है बॉडी में असमान हो गया, शरीर के अंदर अगर बाहर से लिए गए जीआरएच का वितरण असमान हो जाता है, वो सही से आपको सूट नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोलते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली डिजीज, एक्रोमेगली। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, एक्रोमेगली बीमारी में क्या होता है, जब कोई मरीज है या फिर कोई भी व्यक्ति है जीआरएच का बाहर से सेवन करता है तो फिर क्या होगा, उसमें जीआरएच का असमान वितरण अगर हो गया तो उसका शरीर का विकास टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जैसे हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है, जो उंगली सबसे बड़ी होती है उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो क्या वो सेट रहेगी, ठीक है। ऐसे ही किसी एक हाथ की हाइट ज्यादा और दूसरे हाथ की हाइट है वो कम हो जाए, क्या वो सेट होगा, यानी बॉडी का टेढ़ा मेढ़ा विकास हो जाएगा। असमान रूप से उसका जो बैलेंस है बॉडी का वो बिगड़ने लगता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, एक्रोमेगली कहा जाता है। और ये किस वजह से होता है, जीआरएच जब बाहर से लिया जाता है और उसका वितरण अगर बॉडी में क्या हो जाए, असमान हो जाए। बाकी जीआरएच की कमी और वृद्धि से जो दो रोग होते हैं, जियाजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म, उनके बारे में आप जान चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन की अपन बात करते हैं टीएसएच। कितने नंबर का है ये देख लेना आप। टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और अपनी जो थायराइड ग्रंथि होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवटु ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बाद अगली ग्रंथि अपन अवटु ग्रंथि ही पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि होती है, इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि आप अपना हार्मोन निकालो। और आप जानते हो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, थायरोक्सिन। तो इसलिए इस थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में क्या होता है, क्या कार्य करेगा, वो अपन थायराइड ग्रंथि में पढ़ लेंगे। ध्यान रखना, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आया कि बताइए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन में दे रखा है थायराइड, आपने ऊपर देखा हाँ थायराइड, ये भी थायराइड हो गया, मैच कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे हैं अपन, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद है अगला हार्मोन है आपका एसीटीएच। एसीटीएच हार्मोन भी क्या है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और इस हार्मोन का पूरा नाम होता है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो नाम से आपको याद रहेगा एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि, नाम सुना है क्या, जरूर सुना होगा। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, उसके दो भाग होते हैं, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। एक तो होता है कोर्टेक्स भाग और एक होता है मेडुला भाग। एक होता है कोर्टेक्स भाग और एक होता है मेडुला भाग। तो ये क्या करता है, एसीटीएच हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके कोर्टेक्स भाग को अपना हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करेगा, एक्साइट करेगा। अब ये अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड जब अपन पढ़ेंगे तो देखेंगे कोर्टेक्स भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं और मेडुला भाग जो भाग है उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या उनका यूज होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, एसीटीएच हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग को अपना हार्मोन निकालने के लिए एक्साइट करेगा,
वो हार्मोन कौन सा होता है, एसीटीएच होता है। किस ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये लगभग अपन ने 8-9 हार्मोन पढ़े हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में जरूर आपको ध्यान होना चाहिए, जरूर इनका थोड़ा रिवीजन करते रहना, ठीक है। पीयूष ग्रंथि है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है अपनी बॉडी की। पीछे 2 ग्रंथियां अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, क्लास होने के बाद भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट ग्रंथि की मैं बात करता हूँ। 3 ग्रंथि अपन ने पढ़ ली है, चौथी ग्रंथि है आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं इसको अवटु ग्रंथि, ठीक। कहां होती है ये, तो ये होती है जी नेक में, गर्दन के अंदर, ठीक है। अपनी नेक में, गर्दन में स्थित होती है कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला अगर हार्मोन पूछा जाए तो कौन सा होता है, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। पिछले वीडियो में वो चीजें आपको डिटेल से बताई दी। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो यही होती है थायराइड, ठीक है। अब देखा क्वेश्चन में लोचा कहां होता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा, आप क्या आंसर करोगे, थायराइड ग्रंथि। अगर सीधा ही अंतःस्रावी नाम ना देता, आपको सीधा ही बोल देता मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप क्या करोगे, लीवर या यकृत, ठीक है। ये चीजें कैसी होती हैं पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से अपन ने है वो इसी पे चर्चा की थी। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो यकृत मानव शरीर की, अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, तो वो कौन सी होती है, थायराइड। अब ये अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी और मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं, क्या इनमें अंतर होता है, उसके लिए आप पिछली क्लास है वो देख लेना, पूरा डिटेल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। अब मैं बात करता हूं इसका कार्य। इसके 2 कार्य हैं मुख्यतः। एक तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म हिंदी में बोलते हैं उपापचय। उपापचय प्रक्रमों में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये उपापचय लिख दिया मैंने, मेटाबॉलिज्म लिख दिया, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है, सर इस उपापचय का मतलब क्या होता है, होता क्या है, ठीक है। तो मैं ये ग्रंथि पढ़ा देता हूं, उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं यहां लिख देता हूं, मेरे को याद रहेगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा, ये वीडियो समझाने के बाद मेटाबॉलिज्म समझा दूंगा, उपापचय किसको बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, उपापचय में सहायता करती है, उपापचय प्रक्रमों में भाग लेती है। इसके अलावा जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में हेल्प करती है, यानी मानसिक और शारीरिक विकास में क्या करती है, सहायता करती है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है, व्यक्ति या बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में क्या करेगी, सहायता करेगी। कहने का मतलब अगर थायरोक्सिन हार्मोन की बॉडी में क्या है, कमी है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की क्या कमी, तो मानसिक और शारीरिक विकास भी क्या होगा, कम होगा। यानी एज बढ़ती जाएगी, लेकिन उसका ना ही तो बॉडी का डेवलपमेंट होगा और ना ही क्या होगा, उसका जो मानसिक रूप से है वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। इस बीमारी को बोला जाता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म हिंदी में बोलते हैं इसको जड़ मानवता, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, साइंस के अंदर हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर जरूरी नहीं जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जड़ मानवता नाम आपको मिले, क्रेटिनिज्म नाम ऐसे लिखा जाएगा, क्रेटिनिज्म। अब क्या करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, साइंस के अंदर जितनी जो टर्म्स होती हैं इंग्लिश में ही आपको याद रखना होता है, चाहे आपका मीडियम कैसा भी रहा हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, शारीरिक और मानसिक विकास जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से नहीं हो पाता है तो उस बीमारी को जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एज तो बढ़ती रहती है लेकिन उसका मानसिक विकास है वो नहीं होता है, ठीक है। इस बीमारी को क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता कहते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखोगे, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, सारे परिचित है इससे, आयोडीन, आयोडीन। आयोडीन तत्व किस हार्मोन में पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। कहने का मतलब अगर शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगी, थायरोक्सिन की भी कमी हो जाएगी, इसलिए आयोडीन है वो जरूरी होता है। तो ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आयोडीन तत्व पाया जाता है। इसके कार्य आपने देख ही लिए। उसके अलावा इससे अन्य जो कुछ रोग होते हैं, जैसे एक तो क्रेटिनिज्म मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो घेंगा रोग होता है, मैक्सिडमा रोग होता है, मिक्सिडमा, हाइपोथायरॉयडिज्म,
हाइपो, ठीक है। और एक होता है टॉक्सिक गोइटर, टॉक्सिक, ठीक है। ये जो बीमारियां मैंने लिखी हैं, घेंगा, मिक्सिडमा, हाइपोथायरॉयडिज्म है, टॉक्सिक गवाइटर है, ये सारे रोग हैं वो इस ग्रंथि से संबंधित है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या अधिकता होने से ये रोग हो जाते हैं। घेंगा, मिक्सिडमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, टॉक्सिक गवाइटर, ये सारे रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा एक रोग और है, एक्सोपथेलमिया। कौन सा? एक्सोपथेलमिया। एक तो जब आप विटामिन पढ़ते हैं ना, विटामिन ए में आप रोग पढ़ते हैं जेरोपथेलमिया। विटामिन ए की कमी से आप रोग पढ़ते हैं जेरोपथेलमिया, या इसको ड्राई आई भी बोलते हैं, सूखी आंख, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जेरोपथेलमिया या ड्राई आई या शुष्क आई, सूखी आंख, ठीक है। तो ये जो जेरोपथेलमिया रोग होता है, इसके उपचार के लिए फिर गोल्डन राइस यूज करते हैं, ठीक है। वो विटामिन के अंदर अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ जेरोपथेलमिया और एक्सोपथेलमिया मिलता जुलता नाम है इसलिए बता देता हूँ। जेरोपथेलमिया के अंदर भी क्या होती है? आंख सूख जाती है, वो जो विजन है वो कम हो जाता है, इसलिए विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए फिर गोल्डन राइस का यूज करते हैं। लेकिन आंख से ही जुड़ा हुआ रोग है एक्सोपथेलमिया, जो किस ग्रंथि के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो थायरोक्सिन है उसकी कमी से हो जाता है। इसमें क्या होता है? नेत्र कोटर जो होता है उससे बाहर निकल जाती है आंखें, आंखें हैं वो फूल कर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती हैं। किस रोग में? एक्सोपथेलमिया रोग के अंदर। तो ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि में से निकलने वाला हार्मोन जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से एक्सोपथेलमिया भी होता है। मिक्सिडमा, घेंगा, ठीक है, टॉक्सिक गोवाइटर है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की कमी से होते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में इतनी चीजें पढ़ने पड़ी। अब आपको मैं एक टर्म एक्सप्लेन कर देता हूं, ये है आपका मेटाबॉलिज्म या उपापचय किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए, बार बार ये जब नाम आता है बार बार इसे नहीं समझाया जाता है, ठीक। मेटाबॉलिज्म या उपापचय, ठीक है, क्या चीज है ये? ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर जितनी भी क्या होंगी? बायोकेमिकल रिएक्शन होंगी, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। मानव शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म या उपापचय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसी में शामिल होंगी, मेटाबॉलिज्म में शामिल होंगी मानव शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। किस प्रकार की होती हैं? देखिए, ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, मैं इसको दो भागों में बांटता हूं। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। ये जो कैटाबॉलिज्म होता है ना, इसको तो हिंदी में बोलते हैं अपचय, ठीक है। हिंदी वालों में भी कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे, और इसको बोलते हैं उपचय। मेटाबॉलिज्म जो उपापचय है वो दो प्रकार का, नाम ही देख रहे हो, उपचय और अपचय दोनों से मिलकर बना है ये उपापचय। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। हिंदी नाम याद रखा हो तो रख लेना, बाकी जरूरी नहीं है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ज्यादा सही रहेगा। कैटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे? एक बहुत बड़ा अणु है, ठीक, एक बड़ा अणु है और वो टूट रहा है छोटे छोटे अणुओं में, और प्लस में उसमें क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। इस प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया मानव शरीर में होती है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कैटाबॉलिज्म कहलाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल बता सकते हो क्या? पाचन नाम सुना है क्या? डाइजेशन, खाना खाते हैं, जटिल अणुओं के रूप में जाता है, लेकिन उसका जब पाचन होता है तो बड़े अणु है वो छोटे अणुओं में टूटते हैं और अपने को ऊर्जा भी मिलती है। उसके अलावा श्वसन, जब हार्ट पढ़ाया था मैंने उसमें भी बताया था। इसके बाद भी आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे आप कि जब अपन सांस लेते हैं तो क्या होता है? भोजन से तो अपन ने ग्लूकोज ग्रहण कर ली और सांस के द्वारा अपन ने क्या ले ली? ऑक्सीजन ले ली। अब ये ग्लूकोज है वो किस में टूट जाती है? CO2 में, जल में, और उसके अलावा क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। उसी से तो ये जो पाचन है, श्वसन है, इसके द्वारा जो एनर्जी निकलती है, टेम्परेचर निकलता है, उसी से तो अपनी बॉडी का एक नियत तापमान मैंने बताया वो बना रहता है 98.4 या 37.6 डिग्री सेल्सियस की मैं अगर बात करूं तो ये जो बॉडी टेम्परेचर है वो किससे निकलता है?
यही अपने पाचन श्वसन ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस अपने शरीर में होती रहती हैं, इनकी वजह से ही क्या निकलता है, तापमान है वो अपना शरीर का मेंटेन रहता है। अदरवाइज लोकल लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि ठंडा हो गया, ठीक है। ठंडा होने का मतलब कूल डाउन, व्यक्ति की क्या हो जाना, डेथ हो जाना, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठंडा हो जाने को बोलते हैं। तो ध्यान रखना बॉडी का जो एक नियत तापमान है वो किसकी वजह से बना रहता है, इन अभिक्रियाओं की वजह से। और ये जो पाचन और श्वसन है ना, ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं कि इन्हें बोला जाता है उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया पूरी होने के साथ साथ क्या बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो कैटाबॉलिज्म में जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, वो सारी की सारी कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ध्यान रखना कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटेगा और साथ में क्या बढ़ाएगा, ऊर्जा बढ़ाएगा, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी होगी। और उदाहरण के रूप में आप ले सकते हो जो पाचन होता है उगमन के अंदर, और जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है, बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये किस प्रकार का मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म प्रकार का, ठीक है। किस प्रकार का अपचय है, तो अपचय प्रकार का, कैटाबॉलिज्म प्रकार का। जबकि एनाबॉलिज्म है वो इससे जस्ट उल्टा होगा। एनाबॉलिज्म में क्या होंगे, छोटे छोटे अणु हैं, ठीक है, और ये मिलकर क्या करेंगे, किसी बड़े अणु का निर्माण करेंगे। छोटे अणु मिलकर किसी बड़े अणु का निर्माण करेंगे, और इसमें क्या होगी, उष्मा अपने को बाहर से देनी पड़ेगी, एनर्जी है वो बाहर से देनी पड़ेगी। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। उसे उष्माशोषी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है। एग्जांपल के रूप में आप ऐसे ले सकते हो, प्रकाश संश्लेषण नाम सुना है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन है वो कैसे तैयार करते हैं, किस माध्यम से तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार करते हैं। कैसे करते हैं भाई, CO2 और जल को लेते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल से उसमें अलग पढ़ लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं CO2 और जल को लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन। इस प्रकार की ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना छोटे छोटे अणुओं ने क्या किया, बड़े अणु का निर्माण किया। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उष्माशोषी। उष्माशोषी ऐसे क्योंकि यहाँ क्या आवश्यक होता है, सनलाइट होता है, और सनलाइट से वो क्या करती हैं, उष्मा ग्रहण करती है, सूर्य के प्रकाश से उष्मा ग्रहण करती हैं। तो उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण प्रकाश संश्लेषण मैंने बता दिया। और वैसे अगर मेटाबॉलिज्म को आप समझ रहे हो तो क्या, एनाबॉलिज्म। उम्मीद करता हूं जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेटाबॉलिज्म क्या, जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं सारी की इसमें गिनी जाती हैं, मेटाबॉलिज्म में गिनी जाती है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, एक तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटा से याद रखोगे क्या, बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटेगा, उष्मा भी बाहर निकलेगी, जैसे पाचन और श्वसन है उदाहरण हो गए, ठीक है। काफी बार पेपर के अंदर सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पाचन है या श्वसन है किस प्रकार का उपापचयी प्रक्रम है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे, कैटाबॉलिज्म। ध्यान रखना कैटाबॉलिज्म के उदाहरण है पाचन और श्वसन, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म आपकी क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो मैंने पढ़ाया है सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। आगे भी है वो ग्रंथि तंत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी जो ग्रंथियां बची हुई उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात की मैथ का बैच है वो शुरू हो चुका है, 2 क्लासें उसकी अब तक हो चुकी हैं, ठीक है। एवरेज आज है वो एवरेज की तीसरी क्लास होने जा रही है, ठीक है। तो 11:15 बजे आप जरूर दोबारा आना चैनल के ऊपर, ठीक है। और एवरेज की क्लास लेना, बिल्कुल 0 से बैच चल रहा है, ठीक है। जिसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम 0 से लेकर हाई लेवल तक अपने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें मैंने वो पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में मैंने ये भी बता रखा है कि कैसे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि अपना जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, वो आप ग्रुप में फोटो खींच के भेज देंगे, आपको सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। और मैथ का अगर क्वेश्चन है तो अगले दिन क्लास में भी शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही कोई क्लास की रिलेटेड सूचना होगी आपके पास है नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लास के अंदर लाइव भी आ पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।